बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल बुलेटिन में तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी। बड़ी खबर, भाजपा ने 17 नगर निकायों में नियुक्त किए हैं चुनाव प्रभारी। नगर निगमों में नियुक्त किए हैं चुनाव प्रभारी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ नगर निगम का जिम्मा सौंपा गया है। भाजपा ने 17 नगर निगमों में नियुक्त किए हैं चुनाव प्रभारी। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है और तमाम बड़े चेहरे इसमें हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ का जिम्मा दिया गया है, लखनऊ नगर निगम का। इसके अलावा गिरीश चंद्र यादव वाराणसी के सह प्रभारी बनाए गए हैं और इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक का नाम भी है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महोबा से बड़ी खबर है। महोबा में टैंकर ने ऑटो को टक्कर मारी है। ऑटो भी हादसे के दौरान कार से टकराई और हादसे की तस्वीरें सामने आ गई हैं। 8 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। महोबा से हादसे की बड़ी खबर है। टैंकर ने ऑटो को टक्कर मारी और ऑटो कार से टकराई। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे का ये फुटेज है। हादसे में कार से टकराई ऑटो और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। किस तरीके से यह हादसा यहां पर हुआ है, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने एक्सक्लूसिव। टैंकर ने ऑटो को टक्कर मारी, ऑटो भी हादसे के दौरान कार से जा टकराई और इस पूरे ही हादसे में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अचानक से यह हादसा होता है। टैंकर ऑटो को टक्कर मारती है, ऑटो जाकर के कार से टकराती है और ये जो हादसा हुआ उसमें 8 लोग बताए जा रहे हैं कुल जो घायल हुए हैं, जिनको तुरंत ही लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर उनका उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है। टैंकर की ऑटो से टक्कर की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और हादसे में 8 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और जिस वक्त यह हादसा हुआ, टैंकर ऑटो को टक्कर मारता है और उसके बाद ऑटो जाकर के कार से टकराती है। ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें 8 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। खन्ना थाना क्षेत्र में ऑटो को पीछे से डंपर वाले ने मार दिया था टक्कर, जिसमें 8 लोग घायल थे। 2 को हल्की चोटें थी, 2 ज़्यादा घायल हैं जिनको रेफर झांसी करा दिया गया है। 4 का यहाँ इलाज चल रहा है और उनको सभी को ले आकर के तत्काल जो है इलाज कराया जा रहा है। 2 जो रेफर हुए हैं वो डंपर को चालक को हिरासत में ले लिया। लखनऊ से खबर है। वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सीएम आवास पर आधी रात को फोन करके धमकी दी गई। जिस नंबर से फोन कॉल आया वो वाराणसी के एक सब्जी विक्रेता का और सब्जी विक्रेता ने मोबाइल चोरी होने की बात कही है। जिस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, वही ज्ञानवापी केस का मामला वहीं पर अभी है जहां सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर, सीएम आवास पर फोन करके धमकी दी जाती है। लखनऊ से बड़ी खबर, वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सीएम आवास पर फोन कॉल के जरिए धमकी मिली। जिस नंबर से फोन कॉल आता है वो वाराणसी के एक सब्जी विक्रेता का बताया गया और सब्जी विक्रेता से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसका फोन चोरी हो गया था। जिस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, वहीं ज्ञानवापी का केस और कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ये आप जानते हैं 8 अक्टूबर को ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई होनी है और उससे पहले ये धमकी का मामला। उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव रहे पूर्व आईएएस अफसर रामविलास यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज होने के बाद पूर्व आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने रामविलास यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी और केस दर्ज होने के बाद अब ईडी की टीम रामविलास की अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उसे जब्त करने की कार्रवाई करेगी। तो पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव की परेशानियां आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव रहे पूर्व आईएएस अफसर रामविलास यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विजिलेंस के बाद अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी रामविलास
यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने रामविलास यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है और ईडी की टीम अब रामविलास यादव की अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उसे जब्त करने का काम करेगी और जो जांच होगी, जांच के दायरे में रामविलास की पत्नी कुसुम व परिवार के अन्य लोग भी रहेंगे। पूर्व आईएएस रामविलास साल 2013 से 2016 तक उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे और आरोप है कि इस दौरान उन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया था। शिकायत होने पर विजिलेंस ने जांच की थी और आरोपों को सही पाया था। विजिलेंस ने इसी साल 14 अप्रैल को रामविलास यादव के खिलाफ देहरादून में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर ही ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। पूर्व अपर सचिव रामविलास यादव ने लखनऊ के गुडम्बा इलाके में सरकारी जमीन पर जनता विद्यालय खोला था। लखनऊ के साथ ही गाजीपुर, गाजियाबाद व कई दूसरी जगहों पर उनकी पत्नी कुसुम व बेटी शिवांगी के नाम पर संपत्तियां अर्जित की गई हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रामविलास यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब ईडी ने उन पर शिकंजा कसा है। ईडी जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकती है और रामविलास यादव व उनके परिवार से जुड़ी हुई कई संपत्तियों को जब्त भी किया जा सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अब आगे बढ़ते हैं। शामली से खबर है। शामली की नगर पालिका के चेयरमैन अंजुना बंसल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अपने पति के साथ जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंची और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अंजुना बंसल ने नगर पालिका अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और फिर इस्तीफा दिया। हालांकि इससे पहले जिलाधिकारी ने नोटिस जारी करके नगर पालिका के चेयरमैन और 17 सभासदों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। साथ ही नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए गए थे। अंजुना बंसल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपना इस्तीफा देने के लिए आई हूँ। मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रही हूँ। उसे देने के लिए मैं यहाँ आई थी। क्या कारण है जो आप इस्तीफा? वो हमने 20 तारीख के लेटर में डीएम साहब को सब लिख के कारण लिख के दिए हुए हैं। वही जो पहले के लेटर में वही कारण थे। जो पहले हम लोगों की मीटिंग हुई थी उसमें इन लोगों ने इश्यूज़ रखे थे, वो ईओ से संबंधित थे। जो ईओ हैं नगर पालिका शामली से, उनसे इनका बेटर कोऑर्डिनेशन ना होना, कुछ शिकायतें इन्होंने बताई हैं, उनका समाधान ना होना, इस प्रकार के मुद्दे इन्होंने रखे हैं जिसके लिए ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जो ईओ हैं और जो चेयरमैन साहब हैं उनसे संबंधित कई जांचें इस समय चल रही हैं, जिसमें 2 हम लोगों ने पत्र ईओ और चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन पे पहले भी लिखे हैं और कुछ और जांचें भी अभी इस समय पेंडिंग है। हो सकता है इसी क्रम में इन लोगों ने ये इस्तीफा दिया हो। नगर पालिका में कोई भ्रष्टाचार है नहीं। यदि कोई भ्रष्टाचार है तो एक जांच का विषय है, उसकी जांच हो और वो स्वयं नगर पालिका की अध्यक्षा है। यदि उनको इस तरह का कोई लगता था कि भ्रष्टाचार है तो उनके द्वारा ही हर चेक ज्वाइंट चलते हैं, दस्तखत किए जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर एक लड़की पर तेजाब से हमले का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि पास में रहने वाला एक युवक लगातार उसे परेशान कर रहा है और बात ना मानने पर तेजाब फेंकने की धमकी लगातार दे रहा है। कई बार आरोपी रास्ते में रोककर पीड़िता को परेशान भी कर चुका है। हालांकि पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। उससे लगातार हो रही है पूछताछ। छात्रा की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार किया गया। धमकी का आरोप है, तेजाब से हमले की धमकी वो लगातार दे रहा था, जिसके बाद फिर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बलौदा गांव की युवती के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके गांव के ही रहने वाले पड़ोस के युवकों द्वारा उसका रास्ता रोका गया है, अभद्र टिप्पणी की गई है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, छेड़खानी की गई है। इस आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करके उसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। एक अभियुक्त शेष है, उसके लिए हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सुबह की सावधान यात्रा आज सिद्धार्थनगर पहुंची। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में निकले इस यात्रा का सुबह कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और बास्ती तहसील के बड़हर घाट पर राजभर ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। राजभर ने सपा पर इस दौरान निशाना साधा। सावधान यात्रा सिद्धार्थनगर पहुंची। सुबह की ओम प्रकाश राजभर इसका नेतृत्व कर रहे हैं और यहां से भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। 100% 47 से हम 125 पहुंचा सकते हैं तो 125 से फिर 47 के नीचे ला सकते हैं। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई नेता क्यों नहीं लड़ते? जातिवाद जनगणना की बात क्यों नहीं नेता करते? रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से क्यों नहीं लागू कर देते? प्रदेश में
गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ कर सकते? जब अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो इनका क्यों नहीं हो सकता है? वोट आएगा तो दारू मुर्गा पिया के इनको बेहोश कर देते हैं और उसके बाद चुनाव में वोट लेके चले जाते हैं। 5 साल फिर सोए रहते हैं, नेता लोग सोए रहते हैं, ये फिर जब जगते हैं तब तक फिर चुनाव आ जाता है। मेरठ से खबर है। मेरठ में एक्शन में दिखा बुलडोजर। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अवैध कॉलोनियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। कार्रवाई यहाँ पर हो रही है बुलडोजर वाली। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में बुलडोजर यहाँ पर है। अवैध निर्माण जहाँ पर भी किए गए हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध कब्जे हटवाए जा रहे हैं। अवैध कॉलोनियों को भी जमींदोज किया जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती और इसी बीच में ये बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है मेरठ में। बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी केस में बड़ा अपडेट आया है। अंकिता भंडारी केस का चश्मदीद सामने आ गया। घटना से पहले की पूरी कहानी बयान की। आरोपी के रिसोर्ट में काम करता था चश्मदीद, जिसने सामने आकर के पूरी जानकारी दी है। अंकिता भंडारी केस में बड़ा अपडेट ये है। अंकिता भंडारी केस का चश्मदीद सामने आया और पूरी आपबीती बताई। क्या हुआ था वहां पर पहले, घटना से ठीक पहले किस तरीके से वहां पर चीजें हुई, उन्होंने बताया है। क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुँह खींचा और अंदर ले गए जी। अच्छा, वो गेस्ट कौन थे, कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? उन गेस्ट का तो नहीं पता। वो आए थे, अंकित सर से मिले और चले गए वापसी। कितनी देर रहे वो गेस्ट होटल में? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पे अंकित सर थे और एक और थे वहाँ पर। तो 4 थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे खट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल, चारों के चारों। और गाड़ी थी उनके पास ब्लैक कलर की, नहीं देखा मैंने कौन सी थी। मैं वहाँ से चला गया, फिर अंकित सर से मिले वो और चले गए। अच्छा, और फिर क्या बोलते, ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? इनके नाम क्या क्या कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे? सौरभ सर तो मैनेजर थे और पुलकित सर वहाँ के ओनर थे होटल के, मतलब कि वो, और अंकित उनका असिस्टेंट। फिर ये पहले भी करते थे मैडम के साथ ऐसे बदतमीजी वगैरह जो भी करते थे? 1 आध बार करी थी पहले, हमने सुना पी के, मतलब जी। तो ये फिर ये पूछी थी मैं कि आपको ये लोग वो होटल में 18 तारीख को थी या वहाँ से चली गई थी? ये तो हमें पता नहीं। बेटा, आप वहाँ पे नौकरी करते थे? जी मैम। कब से कर रहे थे नौकरी? 15 तारीख से। और जो ये 18 तारीख को जो घटना घटी अंकिता, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पता तो है मैम। क्या 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 देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जब हम सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी, और ऊपर से हम दोनों ने देखा। तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुँह खींचा और अंदर ले गए जी। अच्छा, वो गेस्ट कौन थे, कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? उन गेस्ट का तो नहीं पता। वो आए थे, अंकित सर से मिले और चले गए वापसी। कितनी देर रहे वो गेस्ट होटल में? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पे अंकित सर थे और एक और थे वहाँ पर। तो 4 थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे खट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल, चारों के चारों। और गाड़ी थी उनके पास ब्लैक कलर की, नहीं देखा मैंने कौन सी थी। मैं वहाँ से चला गया, फिर अंकित सर से मिले वो और चले गए। अच्छा, और फिर क्या बोलते, ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? इनके नाम क्या क्या कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे? सौरभ सर तो मैनेजर थे और पुलकित सर वहाँ के ओनर थे होटल के, मतलब कि वो, और अंकित उनका असिस्टेंट। फिर ये पहले भी करते थे मैडम के साथ ऐसे बदतमीजी वगैरह जो भी करते थे? 1 आध बार करी थी पहले, हमने सुना पी के, मतलब जी। तो ये फिर ये पूछी थी मैं कि आपको ये लोग वो होटल में 18 सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नगर निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा ने कांग्रेस और बसपा का प्रदेश से सफाया किया। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं।
नरेश जी, जिस तरह से निकाय चुनाव है, आप भी तैयारी में, भाजपा भी, लेकिन भाजपा की तैयारी इस बार अलग, अल्पसंख्यक जो बाहुल्य, चाहे वार्ड हो, नगर पंचायत हो, वहाँ पर भी पूरा फोकस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सब नाराज है, क्योंकि बीजेपी ने जो कहा वो नहीं किया। कहा था हम किसानों को फ्री बिजली दे देंगे, इन्होंने कहा था कि हम लोगों को घरेलू बत्ती फ्री देंगे, और जो नगर निकाय के चुनाव पिछले हुए थे भारतीय जनता पार्टी के ही जमाने, उन नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद जो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, 637 जगह में 577 जगह बीजेपी हारी थी। इस बार भी चुनाव होने जा रहा है, और नगर पंचायत की, नगर पालिका परिषद की संख्या बढ़ी है, नगर निगम की एक संख्या बढ़ी है। जो संख्या बढ़ी है, आप देखिएगा नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो जनता सब जान रही है, सब जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट की राजनीति करती है, और जनता ये जान चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, उत्पीड़न से, सांप्रदायिक जो विद्वेष फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हैं, पूरी तरीके से जनता उबी है। आप देखिएगा, ये सरकारी आंकड़ों पर न जाइएगा, आप कोई भी आंकड़ा देख लीजिएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को हर सूरत पर हटाना चाहती है। नगर निकाय के चुनाव से इसकी शुरुआत हो जाएगी, नगर पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव आपको दिखेंगे। कि मैंने तो पिछली बार भी देखा था, जिला पंचायत के चुनाव को एबीपी गंगा ने 24 घंटे ने जितने घंटे काउंटिंग हुई थी वो दिखाया था। उस समय भी जिला पंचायत के जो सदस्य के चुनाव थे, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य के चुनाव थे, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी थी। इस देश में अंग्रेजों को 200 साल अंग्रेज का जो सूरज नहीं अस्त होता था, उसको भी समाजवादियों ने हटाया था, और समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों बीएसपी को भी हटाया था। और आने वाला जो समय है, इसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ही हटाएंगे, समाजवादी विचारधारा के लोग हटाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और देश से भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में हटेगी। अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ में नरेश उत्तम पटेल जी, जिन्होंने एक एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। फिर चाहे बात हो सत्ता पक्ष की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता पक्ष चाहे कोई रणनीति बना ले, चाहे अल्पसंख्यक के लिए, चाहे बहुसंख्यक के लिए, लेकिन वो उनका दावा है कि सपा के साथ सब रहेंगे। हमारा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें आगे भी लगातार जारी हैं, अब बने रहें हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।